नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग समान विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिक विज्ञान है उससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये इंक्लूड किया गया है और महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप उसको नोट करेंगे और अपने नोटबुक में और उसको बार-बार रिवाइज करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरी का ये सेशन आज के ऊष्मा से। तो शुरू करते हैं। दिया है कि ऊष्मा यानी हीट जिसे बोलते हैं वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है ऊष्मा कहलाती है। अर्थात जिसमें हमें ठंड या गर्म का एहसास कराती है। इससे हमें ठंड और गर्म का आभास होता है, वो ऊष्मा है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग भी किया जाता है। विभिन्न मात्रक के संबंध जैसे 1 कैलोरी 4.186 जूल, 1 किलो कैलोरी 4186 जूल बटा के 1000 कैलोरी। 1 BTHU ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं, 250 कैलोरी होता है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ताप है टेम्परेचर में वह भौतिक कारक जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ताप कहते हैं। यानी कि वो जो कारण है जिसके कारण ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है वही क्या है, ताप। तापमापी यानी थर्मोमीटर बोलते हैं। ताप मापने के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसको तापमापी कहा जाता है। इसके निम्न प्रकार के ताप पैमाने हैं। देखिए, पहला है सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए, इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है एवं उनके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग में 1 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसी तरह फ़ारेनहाइट पैमाना, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है केल्विन पैमाना, के से दर्शाते हैं। इसका हिमांक बिंदु 273 केल्विन, भाप बिंदु 373 केल्विन तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसी तरह रोमर पैमाना है। इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री रूमर और भाप बिंदु 80 डिग्री रूमर, इसके 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये देखिए, पैमाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए, ये सबसे शॉर्ट में तो देखिए C बटा के 100, F माइनस 32 बटे 180 और K माइनस 273 बटे 100 R बटे 80। इसको इस पैमाने को और संक्षेप किया गया। इससे संक्षेप और ये C बटा 5, F माइनस 32 बटे 9, K माइनस 273 बटे 5 और R बटे 4, ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये नोट में भी है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन को व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है, यानी कि इस प्रकार से नहीं आप इसको लिख सकते। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ये भी आपको याद रखना। देखिए, एक ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है, ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। देखिए, लंबाई में वृद्धि की माप रैखिक प्रसार गुणांक। अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसे हम अल्फा से दर्शाते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बीटा से दर्शाते हैं। आयतन में वृद्धि होती है तो आयतन प्रसार गुणांक, इसको गामा से दर्शाते हैं, द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, अल्फा बीटा गामा, एक संबंधी, दो संबंधी, 3, बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। ये फार्मूला है
इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आते हैं अगला पर ऊष्मा का संचरण। ये ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को उसका संचरण कहते हैं। इनकी 3 विधियाँ हैं, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। यानी इन माध्यमों, तीनों माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। चालन, कंडक्शन, जब चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के अपने स्थान को परिवर्तन किए बिना पहुँचते हैं तथा ठोस में उसका संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। यानी जो ठोस वस्तु हैं उसमें चालन विधि द्वारा ही ऊष्मा का संचरण किया जाता है। अगला है संवहन विधि, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों को स्थानांतरित के द्वारा होता है और इस पदार्थ के कणों के स्थानांतरण में धाराएं बहती हैं जिन्हें संवहन धारा कहते हैं। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ठोस में चालन का, और गैस और द्रव में गैस और द्रव दोनों में होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। यानी कि ये दोनों पॉइंट ही महत्वपूर्ण है। विकिरण, रेडिएशन, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चालन से सीधी रेखा में संचालित किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। यानी कि बिना माध्यम को गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना ही विकिरण विधि कहलाता है। अगला है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। इसका तरंग दैर्घ्य पूछा जाता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्घ्य होता है। 20 होता है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। आगे हम लोग पढ़े थे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। आगे प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन में की थी। अब वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति स्क्वायर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है और चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 यानी 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। तो ये भी दोनों महत्वपूर्ण है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। प्रकाश देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं, यह वस्तुएं वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब और तारे। इसको हमको लुमिनियस बॉडीज बोलते हैं, यानी प्रदीप्त प्रकाश। अप्रदीप्त प्रकाश, नॉन लुमिनियस बॉडीज, वह वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर दिखाई देने लगती, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल। ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, यह वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं वो पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं, कांच, जल इत्यादि। अपारदर्शक वो वस्तुएं जिन्हें प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती वो होती हैं धातु। ठीक है, आगे बोलते हैं। 5वां है अर्ध पारदर्शक, ट्रांसलुसेंट बॉडीज, वह वस्तु जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुएं अर्धपारदर्शी वस्तु होती है, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज। प्रकाश का प्रकीर्णन ये सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल इसके बहुत आते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों को अत्यंत सूक्ष्म कण से होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुए। लाल रंग का सबसे कम। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, ये बहुत ही बैंगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम। जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसको ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की चिकनी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पर 2 नियम हैं कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और विलंब वो परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं
आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको ये चीज़ें को दर्शा रहा है। ठीक है, समतल दर्पण के परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व एवं उल्टा होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की वस्तु की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए दर्पण है, अगर कोई भी वेग से दौड़ रहा है व्यक्ति, तो उसको अपनी तरफ 2 वेग से दौड़ते हुए वस्तु उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर इसका अपने इस दर्पण में पूरा प्रतिबिंब है, अगर ये प्रतिबिंब मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर है। तो अगर इसका पूरा 10 मीटर इसकी लंबाई है और इसका जो है 20 मीटर है दर्पण की, तो इसमें इसका पूरा प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। यानी जो दर्पण है इसकी आधा अगर लंबाई का हम लोग ले लें तो हमें पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण ऐसे ये हो गया था। गोली दर्पण के परावर्तन। अच्छा, गोली दर्पण पर आते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण एक ही प्रकार का गोली दर्पण है जिसका आंतरिक सतह परावर्तक तथा बाहरी सतह कलई और रंग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण आंतरिक प्रतिबिंब क्या होता है? परावर्तक होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है, और आँख, कान और नाक की दांत के डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। गाड़ी के हेड और सर्च लाइट में इसका प्रयोग होता है। सोलर कुकर में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण एक घुमावदार दर्पण है जिसे मछली की आँख का दर्पण एवं अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यह दर्पण परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है जो प्रकाश के स्रोत को परावर्तित करता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस दूरी के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी इसका प्रयोग होता है, यानी जिसको साइड मिरर कहते हैं, उसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल को अभिलंबवत आपातित होने पर बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपाती होने पर वह अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण। जब प्रकाश की कोई किरण विकिरण माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यम के पृष्ठ के खींचे गए अभिलंब से दूर झुक जाती है। और अगला है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम विकिरण माध्यम में तो वह अभिलंब से दूर हो जाती हैं, लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये नियम, अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक मिनट। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक है। यानी ये कहने का मतलब साइन आई अपन साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं।
देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, जिसका अपवर्तनांक कम और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, या लाल रंग का तरंग ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक यानी तरंग दैर्घ्य। देखिए प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा इसका होता है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य कम होता है जिसका। और उसी तरह लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। द्रव में संस्था डूबी हुई, सीढ़ी चढ़ टेढ़ी दिखाई देना, क्षण का सीधी होगा, सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई पड़ना, तारे टिमटाने हुए दिखाई देना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, पानी में भर किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर वो दिखाई देना, ये सब क्या है? ये सब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें पूरा होना अनिवार्य है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश में जा रही हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ये दोनों जरूरी है। हीरा का चमकना, रेगिस्तान मरीचिका का गलना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में दरार का चमकना, ये सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाशित या बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों को समूह को वर्णक्रम कहते हैं, जो श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।